हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की। और अपने प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं, जिसमें हमने परभक्षण यानी प्रेडेशन और स्पर्धा यानी कंपटीशन के बारे में बात की। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म और म्यूचुअलिज्म के बारे में। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें परजीविता के बारे में। बच्चों, इस प्रकार के इंटरेक्शन में परजीवी अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, जिसे होस्ट कहते हैं। परजीवी अपने होस्ट से भोजन तो प्राप्त करता है, लेकिन उसे पूरा नष्ट नहीं करता। जैसे परभक्षण में तो पूरा खा रहा था उसको, इसमें वो धीरे धीरे अपना भोजन उससे लेता है, उसको समूल नष्ट नहीं करता है। कुछ परजीवी ऐसे होते हैं जो जीवन भर दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। यदि उनको अपना निश्चित होस्ट ना मिले तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यानी कि परपोषी दो प्रकार के होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो कि बिना होस्ट के अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे वायरस। फैकल्टेटिव पैरासाइट वे होते हैं जो पैरासाइट की तरह रहते हैं, परजीवी की तरह रहते हैं, पर ये अपनी लाइफ साइकिल को बिना होस्ट के भी कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि कवक। बच्चों, परजीवियों ने कुछ विशेष प्रकार के अनुकूलन विकसित किए हैं जो कि इन्हें होस्ट से अपना भोजन लेने के लिए इनकी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे परजीवियों में चूसने वाले अंग होते हैं, जिनको आसंजी अंग या चूषक कहते हैं। इनमें पाचन तंत्र का लोप होता है। क्यों होता है? पाचन तंत्र की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि पचा पचाया भोजन लेते हैं, इसलिए इनको पाचन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इनमें पाचन तंत्र नहीं होता है और इनमें उच्च जनन क्षमता होती है। बच्चों, परजीवियों का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए इनको एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता होती है। जैसे लीवर फ्लूक को अपना जीवन चक्र को पूरा करने के लिए घोंघा और मछली, दो इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता होती है। मलेरिया का परजीवी मच्छर को दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए रोगवाहक मच्छर की आवश्यकता होती है। बच्चों, परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी को घटा देते हैं। ये अपने होस्ट को कमजोर बना देते हैं, जिससे कि ये प्रेडेशन के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। बाह्य परजीवी यानी एक्टोपैरासाइट वे होते हैं जो परजीवी अपना भोजन परपोषी की बाहरी सतह से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मनुष्यों पे जूं, कुत्तों पे लगने वाले टिक्स, अमरबेल और कोपी पॉपेट्स। ठीक है, और एंडोपैरासाइट वे होते हैं जो परपोषी के शरीर के अंदर के विभिन्न अंगों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। विभिन्न अंगों जैसे यकृत, फेफड़े, आरबीसीज आदि में रहते हैं और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे एस्केरिस और फीताकृमि। बच्चों, यहाँ पर एक और टर्म निकल के आता है, अंड परजीविता, जिसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। पक्षियों में अंड परजीविता बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में अपने अंडे देता है और जो उनका होस्ट होता है उनको अंडे सेकने देता है। इसका एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, कोयल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवे जो हैं इनके अंडों को सेते हैं। विकास की प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी यानी होस्ट के अंडों के जैसे ही हो गए हैं, जिससे कि जो होस्ट है उनके अंडों को पहचान ना पाए और उन्हें घोंसले से ना निकाले। ठीक है, तो यानी कोयल किसका एग्जाम्पल है? ब्रूड पैरासिटिज्म का, यानी अंड परजीविता का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये देख लीजिए, अमरबेल, ये अमरबेल है,
ये भी एक परजीवी पौधा है जो कि दूसरे पौधों से अपना भोजन लेता है। देख रहे हैं इसमें ना कोई पत्ते हैं, अगर पत्ते होते तो ये अपना भोजन खुद बना लेता। ठीक है, यानी कि ये भी परजीविता का एक उदाहरण है जिसमें होस्ट से अपना भोजन लिया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सहभोजिता की। सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे जाति को न लाभ होता है न हानि। जैसे आम की शाखा में अधिपादप होते हैं, आम की शाखा में जो अधिपादप होते हैं वो आम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, व्हेल की पीठ पर रहने वाला बार्नोकल वो भी व्हेल को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, बगुला और चरने वाले पशु, बगुला और चरने वाले पशु भी सहभोजिता का उदाहरण है। जहां पे पशु चरते हैं, बगुले उनके साथ साथ रहते हैं, उनकी पीठ पर रहते हैं। तो जैसे ही घास खाने के लिए चरने वाले पशु घास हिलाते हैं तो उसमें से कीड़े बाहर आ जाते हैं और बगुले उन कीड़ों को खाते हैं। तो बगुलों को फायदा हो जाता है और चरने वाले वो जो पशु हैं उनको कोई हानि नहीं होती है। इसका एक और एग्जाम्पल है समुद्री एनीमोन और क्लाउन मछली। जो समुद्री एनीमोन है उसमें टेंटिकल्स होते हैं जिससे कि प्रेडेटर उनसे दूर रहते हैं, और इसके साथ साथ रहने पर जो क्लाउन मछली है वो भी अपने शिकारियों से बच जाती है। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके कॉमनसालिज्म के और भी एग्जाम्पल है, जैसे फ्रॉग है। ठीक है, वो जिन पौधों में रहता है वो पौधे उसको मेंढक की रक्षा करते हैं, ये बगुले और भैंस। और ये गोल्डन जैकल्स जो हैं वो बाघ के पीछे पीछे रहता है, जिससे कि बाघ जिसको खाएगा उसके बाद जो बचा खुचा है वो ये जैकल या गीदड़ उसको खा लेगा। ये देख लीजिए क्लाउन मछली, ये सी एनीमोन के साथ है, ये सी एनीमोन के टेंटिकल्स है और क्लाउन मछली यहाँ पर रहती है, टेंटिकल्स के बीच में रहती है। तो ये बहुत सेफ इसके साथ रहती है। ठीक है, इसमें क्लाउन मछली जो है उसको फायदा होता है, लेकिन वो सी एनीमोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं सहोपकारिता की। सहोपकारिता होता है ऐसी क्रिया होती है जिसमें क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों लाइकेन। आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवन होता है, जिसमें शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। शैवाल का काम भोजन बनाने का होता है, कवक का काम जनन का और आवश्यक खनिज पदार्थों की आपूर्ति का काम होता है कवक का। फाइकोबायोन और क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच जो संबंध होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। इस प्रकार जो कवक यानी फंगस होते हैं और जो उच्च पादप है उनकी जड़ों के बीच का जो सहसंबंध होता है उसे माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, इसमें कवक क्या करता है, मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण में पौधों की सहायता करता है और बदले में जो पौधे होते हैं कवक को कार्बोहाइड्रेट देते हैं जिसको वो अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। सहोपकारिता के और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग उदाहरण हैं और उनमें सबसे अच्छा उदाहरण है पौधों और प्राणियों के बीच में जो संबंध पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पौधे क्या करते हैं, पौधों के जो फूल होते हैं उनमें नेक्टर भरा होता है। नेक्टर कीट उस नेक्टर को लेते हैं और उसके बदले वो पॉलिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दोनों को फायदा हो गया। पौधों के पुष्पों में पॉलिनेशन की क्रिया हो गई और बदले में जो पॉलिनेटर है उसे नेक्टर या मकरंद मिल गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी जाति होती है, जैसे अंजीर की एक जाति होती है, केवल एक स्पेशल टाइप का बर्रा होता है वही इसका परागण कर सकता है। ठीक है, और कोई जाति नहीं कर सकती। मादा बर फल को अंड निक्षेपण के लिए काम में लाती है और फल के भीतर ही वृद्धि करके उसके बीजों को लार्वे के पोषण, जो उसके लार्वा होता है उनके पोषण के लिए प्रयोग करती है। जो अंडे देने के लिए बर्रा जब उपयुक्त स्थल की तलाश करता है तो बर्र जो होता है वो अंजीर के इन्फ्लोरेसेंस को
परागित करता है और इसके बदले अंजीर परिवर्तनशील बीज परिवर्तनशील बर्र के डिंबकों को आहार के रूप में देता है। बच्चों, कुछ ऑर्किड में भी ऐसे कीटों के साथ उनका बहुत अच्छा सहसंबंध दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्फिस की एक जाति होती है, परागण करने के लिए वो स्यूडो कॉपुलेशन का सहारा लेती है। ठीक है, स्यूडो कॉपुलेशन का सहारा लेती है ऑर्किड। वो क्या करती है, इस ऑर्किड के पंखुड़ी का साइज और रंग, जो मादा मक्खी है ये जो ये ऑर्किड है पौधा, इसके जो पंखुड़ी का साइज, रंग और चिन्ह है वो इस मादा मक्खी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कोई नर मक्खी इस ऑर्किड के फूल के पास आती है तो उसे लगता है कि ये कोई मादा मक्खी है। ठीक है, तो इस मादा मक्खी के साथ कॉपुलेशन करने के लिए जैसे ही वो इसकी ओर बढ़ती है तो इस फूल से कुछ पॉलेंस झड़ जाते हैं और उस पे चिपक जाते हैं। ठीक है, और जब ये दूसरे पुष्प पे जाता है तो वहां ये परागकण को दूसरे पुष्प पे छोड़ देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सूडो कॉपुलेशन यानी कूट मैथुन। यानी उसने क्या किया कि अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया कि जैसे फीमेल मक्खी है कोई, जब मेल मक्खी से कॉपुलेशन करने आती है तो एक्सीडेंटली वो अपने साथ इसके परागकणों को भी ले जाती है और पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो बच्चों, देखा आपने, डिफरेंट प्रकार के इंटरैक्शंस होते हैं जिनमें सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है, स्पर्धा में दोनों जातियों को हानि होती है। हानि तो होती है, लेकिन जो इसमें से बेस्ट जाति जो होती है वो आगे कंटिन्यू करती है, जो वीक होती है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद परभक्षण में जो शिकारी होता है उसको तो फायदा होता है, लेकिन जो जाति शिकार बनती है उसे नुकसान होता है। परजीविता में भी परजीवी को तो फायदा होता है, लेकिन होस्ट को नुकसान होता है। सहभोजिता या कमेंसलिज्म में एक जाति को लाभ होता है और बल्कि दूसरी जाति को कोई नुकसान नहीं होता है। अंतर जाति परजीविता एमेंसलिज्म में एक जाति को हानि होती है तथा जो दूसरी जाति को न कोई फायदा होता है न कोई नुकसान होता है। तो बच्चों, जितने भी टाइप के आपने इंटरैक्शंस देखे उनको आप फिर से समझने की कोशिश करेंगे और इसके एग्जाम्पल नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो उन एग्जाम्पल्स को भी आपने आज जो कुछ भी सीखा उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।